तो कलाम द्वारा आयोजित रीट पात्रता परीक्षा की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसका कल हुआ था फाइनल टेस्ट 1, यानी कि पूरे सिलेबस पर आधारित यह टेस्ट हुआ था फाइनल 1 के नाम से। उसको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। हम साइकोलॉजी से शुरू करेंगे जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। उसके बाद हम हिंदी देखेंगे, उसके बाद हम एसएसटी और जो लेवल 1 पर्यावरण मैथ ये आए हुए हैं वो सारे देखेंगे कल वाले पेपर में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्लासें अलग अलग आएगी क्योंकि जो एक साथ पूरा पेपर करवाना जो है पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जो अलग अलग क्लासें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आज की पहली क्लास जो साइकोलॉजी की है उसमें देखो पहला क्वेश्चन है, आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होती है। और ये जो क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होती है। तो देखो वैसे तो इसका उत्तर वंशानुक्रम और वातावरण अगर साथ दिया हो ऑप्शन में तो दोनों को करना है, लेकिन इसमें वंशक्रम और वातावरण अलग अलग दिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वंशानुक्रम। क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम। यानी आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं ये आमतौर पर जो है वंशानुक्रम का जो है क्या होता है, कारण होता है। जैसे किसी की भूरी आंखें तो घर में सभी की भूरी आंखें होती है, कारण क्या होता है? वंशानुक्रम। तो आंखों का रंग और चेहरे की विशेषताएं आपकी सिर्फ वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। अगर ऑप्शन जब तक ये नहीं दिया जाए कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों अगर साथ में ऑप्शन है तो वो उत्तर माना जाएगा, और दोनों अलग अलग है तो वंशानुक्रम आपको उत्तर करना है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है कि क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है। तो देखो क्रेस्मर ने 4 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। सबसे पहला प्रकार बताया पिकनिक प्रकार का। थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको क्लियर कर देता हूं। पहला है पिकनिक प्रकार का। पिकनिक प्रकार में क्या होता है? छोटा कद। क्या होता है? छोटा कद, ठीक है। फिर होता है खुश मिजाज, सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूं, खुश मिजाज होता है, ठीक है। भारी शरीर होता है, छोटा कद लेकिन शरीर क्या होता है? भारी शरीर होता है। और खान पान का क्या होता है? शौकीन होता है। क्या होता है? खान पान का शौकीन होता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना जो क्वेश्चन आ चुका है कि साइक्लोइड प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का? साइक्लोइड प्रवृत्ति का। साइक्लोइड प्रवृत्ति या स्वभाव पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पिकनिक में एक ध्यान रखना, ये उत्साह विषाद से ग्रसित हो सकता है। उत्साह विषाद, शॉर्ट में लिख रहा हूं, उत्साह विषाद, ठीक है। तो क्रेस्मर ने 4 प्रकार दिए जिसमें से पहला है पिकनिक जिसमें छोटा कद, खुश मिजाज, भारी शरीर, खान पान का शौकीन और साइक्लोइड प्रवृत्ति। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी प्रवृत्ति? साइक्लोइड प्रवृत्ति। और उत्साह विषाद से ग्रसित हो सकता है। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया वो है आपका एस्थेनिक प्रकार। कौन सा प्रकार? एस्थेनिक। एस्थेनिक में क्या होता है? एस्थेनिक को भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एस्थेनिक में होता है आपका लंबा कद। क्या लंबा होता है कद? तो वजन कम होगा, लंबा कद होगा तो पतला शरीर होगा। क्या होगा? पतला शरीर होगा, ठीक है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, क्या होगा? चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा लिख देता हूं सीधा। और इसके अलावा एक होता है आपका जो सामाजिक उत्तरदायित्व से दूरी, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूरी, ठीक है। इसके अलावा जो एक ध्यान रख लेना, इसको ये होता है सिजोइड प्रवृत्ति के। कौन से प्रवृत्ति के होते हैं? जैसे ये साइक्लोइड प्रवृत्ति के होते हैं वैसे ही होते हैं ये सिजोइड प्रवृत्ति के। कौन सी प्रवृत्ति के? सिजोइड प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तीसरा जो मैं यहां पर लिख देता हूं, जगह कम अपने पास। तीसरा जो है यहां पर होता है वो होता है एथलेटिक प्रकार का। और एथलेटिक में आपको पता है कौन सा होगा? जो एथलेटिक्स होते हैं ना, खिलाड़ियों के जो गेम्स होते हैं उसमें जो भाग लेते हैं, सुडौल शरीर होगा, ठीक है। विकसित शरीर होगा, ठीक है। समायोजन आसानी से करने वाले होंगे, ठीक है। समायोजन आसानी से करने वाले होंगे, ये होंगे आपके कौन से? एथलेटिक्स प्रकार के। और फिर जो है चौथा प्रकार होता है वो डाइप्लास्टिक, जिसमें जो है तीनों का मिश्रण होता है। तीनों का मिश्रण होता है। तीनों का क्या होता है? मिश्रण। यानी ऊपर वाले पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक का मिक्सर जो होता है वो होता है डाइप्लास्टिक। तो ये 4 प्रकार जो क्रेस्मर ने बताई, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डाइप्लास्टिक। तो देखो पिकनिक बताया, बिल्कुल बताया, तो ये तो है। एस्थेनिक बताया, बिल्कुल बताया। डाइप्लास्टिक बताया, बिल्कुल। क्या नहीं बताया? सैद्धांतिक नहीं बताया। तो सैद्धांतिक नहीं बताया तो सैद्धांतिक किसने दिया था? सैद्धांतिक जो वर्गीकरण है ये स्प्रेंजर का है। किसका है? स्प्रेंजर। किसका है? स्प्रेंजर का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बोला था कि क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका चित्र पूर्णता परीक्षण एवं कोहो ब्लॉग डिजाइन परीक्षा बालक के किसका परीक्षण करने के लिए उपयोगी आता है। ध्यान रखना बहुत सारे, देखो एक तो हो गया बुद्धि परीक्षण, ठीक है। एक हो गया आपका व्यक्तित्व परीक्षण, ठीक है।
एक हो गया आपका सृजनात्मकता परीक्षण। ये तीनों को इसलिए ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा परीक्षण कहां काम आ रहा है। अभी तो अपने को याद है कि चलो अपने को ये भी पता है को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण होता है, चित्र पूर्णता परीक्षण होता है, लेकिन वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम हॉल में कि ये बुद्धि नापता है या व्यक्तित्व नापता है या जो है आपकी सृजनात्मकता नापता है या रुचि नापता है। तो इसके लिए आपको जो है पहले से क्लियर कर लेना कि कौन सा परीक्षण क्या नापता है। ये क्वेश्चन एक आता ही है। तो यहां पर देखो चित्र पूर्णता परीक्षण और कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षा जो है वो बालक के किस का परीक्षण करने के लिए उपयोगी हो है। तो ध्यान रखना इसका उत्तर हो जाएगा बुद्धि। ये बुद्धि परीक्षण के सारे परीक्षण है। तो चित्र पूर्णता परीक्षण और कोहो ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है आपका बुद्धि से संबंधित है। और कोहो ब्लॉक जो डिजाइन है इसमें कितने 16 ब्लॉक या घन होते हैं। कितने घन होते हैं? 16 क्यूब होते हैं। ध्यान रखना कितने होते हैं? 16 क्यूब होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, तो ये सारे के सारे क्या है आपके दोनों के दोनों बुद्धि के क्या है मापने के परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन, मेंडल के वंश क्रम के किस नियम के अनुसार माता पिता में जो गुण प्रभावी होगा वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। सबसे पहले तो बात करें मेंडल के जो है वंश अनुक्रम के कितने नियम थे? 3 नियम थे। तीन नियम कौन कौन से थे? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तो ये जो चौथा है ना, ये तो इनका नियम ही नहीं है। अर्जित गुणों का स्थानांतरण का नियम है, ये आपका लेमार्क का। किसका? लेमार्क का। और लेमार्क ने जो है किस पर प्रयोग किया था? जिराफ पर। किस पर किया था? जिराफ पर प्रयोग किया था। ध्यान रखना। और अर्जित गुणों के स्थानांतरण नाम से पता चल रहा है कि जो भी मतलब एक माता पिता होते हैं जो भी गुण अर्जित करते हैं वो अपनी अगली पीढ़ी में क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। जैसे जो है लेमार्क का कहना था, जो जिराफ था ना, पहले उसकी क्या गर्दन छोटी थी, वो धीरे धीरे जो है ऊपर के पेड़ों को खाते खाते उसकी जो है गर्दन क्या हुई? लंबी हुई। और धीरे धीरे वो पूरे पृथ्वी पर जिराफ क्या हो गए? लंबी गर्दन वाले हो गए। ठीक है। तो लेमार्क का कहना है अर्जित गुणों का स्थानांतरण, मतलब जो भी गुण अर्जित करते हैं अपन वातावरण से, जन्म के समय तो नहीं था अपने पास, लेकिन अपन ने धीरे धीरे अर्जित कर लिया, वो गुण अपन अगली संतति में क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। तो ये तो आपका लेमार्क का जो नियम है। तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। अब बात मेंडल की हो रही है। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम वही सेम अर्जित गुणों वाला ही है कि जो माता पिता में जो गुण प्रभावी होंगे, जो गुण प्रभावी होंगे वो अगली संतति में जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? अगली संतति में जाएंगे। और यही बात यहां पर लिखी है कि जो गुण प्रभावी होगा वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। तो पहला ही जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम कहता है कि जो सुप्त गुण होते हैं, सुप्त गुण मान लो कि आज जो है आपके दादा में जो है कुछ, दादाजी या दादी में कोई गुण है, लेकिन जो है आपके माता पिता में वो गुण नहीं है, तो हो सकता है डायरेक्ट पोते में वो गुण वापस देखने को मिल जाए। मतलब पृथक्करण का नियम कहता है, ये मेंडल का नियम है कि कोई गुण सुप्त हो जाता है। मतलब किसी पीढ़ी में मान लो कि एक पीढ़ी में कोई गुण गायब हो गया, जैसे जो है आंखें भूरी हो रही है पीढ़ी में, लेकिन एक पीढ़ी में वो आंखें भूरी होना बंद हो जाती है, लेकिन हो सकता है वो तीसरी पीढ़ी है ना, उसमें वापस वो भूरी आंखों वाला कोई बच्चा पैदा हो। तो ध्यान रखना, सुप्त गुण अपना प्रभाव नहीं खोते। कुल मिला के कहना यह है कि सुप्त गुण अपना प्रभाव नहीं खोते। मतलब अगर कोई जो है वंशानुक्रम का कोई गुण है आपको जो है आपके वंश से मिल रहा है, हो सकता है एक पीढ़ी में वो पूरा ही गायब हो जाए, लेकिन उससे अगली पीढ़ी में वापस जो है वो प्रभावित हो जाए। तो सुप्त गुण कभी अपना प्रभाव नहीं खोते। ये होता है पृथक्करण का नियम। और स्वतंत्र अपयूहन का नियम नाम से पता चल रहा है कि एक वंशानुक्रम का गुण दूसरे वंशानुक्रम के गुण से प्रभावित नहीं होता। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक वंशानुक्रम का गुण दूसरे वंशानुक्रम के गुण से प्रभावित नहीं होता। तो ये होता है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ये तीनों नियम मेंडल के, ध्यान रख लेना। अर्जित गुणों वाला लेमार्क का है, तो इसका प्रभाव प्रभाविकता का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन उत्तर जो है सीधा क्वेश्चन बोलकर उत्तर बता देता, लेकिन उसमें फिर बात वो नहीं रहती। ऐसे तो मैं पूरा पेपर एक जो है मतलब 150 क्वेश्चन एक क्लास में करवा सकता हूं अगर उत्तर क्वेश्चन बताऊं, लेकिन वो तो आप कहीं से भी देख लोगे। डिटेल से जानने के लिए पूरा का पूरा फाइनल टेस्ट जो है मैं आपको एसएसटी, साइंस मैथ और जो मतलब ईवीएस मैथ है वो सब करवाऊंगा, लेकिन एक अलग अलग क्लास में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5वां, व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। अब देखो ध्यान रखना, व्यक्तित्व समायोजन की 2 प्रकार की विधियां, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तो बहुत सारी है। ठीक है, अप्रत्यक्ष समायोजन की बहुत सारी है। जैसे हम कह सकते हैं जो रेशनलाइजेशन होता है, ठीक है, और अलग भी होती है, कम से कम जो है 10, 12 या 15 के आसपास है। लेकिन अपने को अप्रत्यक्ष को ध्यान नहीं रखना, अपने को सिर्फ प्रत्यक्ष को ध्यान रखना है, क्योंकि प्रत्यक्ष में 5 है और ये नाम आपको याद रह जाएगा। और यहां से क्वेश्चन हमेशा ये आता है कि जो समायोजन है उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि बताओ। तो प्रत्यक्ष को आपको याद रख लेना, अप्रत्यक्ष तो ऑलरेडी याद हो जाएगी। सबसे पहले होती है बाधा निराकरण। बाधा निराकरण,
निराकरण, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि है। ठीक है, दूसरी जो होती है आपकी अप्रत्यक्ष, तो बहुत सारी होती है, प्रतिगमन, द्विआस्वप्न, ये सारी जो है अपन समायोजन की जो पढ़ते हैं वो सारी। ठीक है, बाधा निराकरण होगी, क्या होगी आपकी प्रत्यक्ष हो गई। दूसरा होगा मार्गांतिकरण, मार्गांतिकरण, ये भी आपकी क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक है, तीसरी जो आपकी होती है अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन। ठीक है, चौथी जो आपकी होगी वो होगी परामर्श एवं निष्कर्ष, परामर्श एवं निष्कर्ष, एवं निष्कर्ष। ठीक है, और पांचवी जो आपकी होगी, क्वेश्चन यहां से ही बनता है लगभग इसमें कि कौन सी प्रत्यक्ष है और कौन सी अप्रत्यक्ष है। और लास्ट है अवधान प्राप्ति। ये 5 नाम बस ध्यान रख लो आप, बाकी बच गई वो क्या हो गई, अप्रत्यक्ष हो गई, बाकी बच गई वो क्या हो गई, अप्रत्यक्ष। बाधा निराकरण, मार्गांतिकरण, अन्य लक्ष्य प्रतिस्थापन, परामर्श एवं निष्कर्ष और अवधान प्राप्ति, ये सारी 5 की 5 तो प्रत्यक्ष, और इनके अलावा जो भी बच गई, शोधन है, ठीक है, दमन है, प्रतिगमन है, प्रेक्षेपण है, वो सारी की सारी आपकी जो है क्या हो गई, जो वो सारी की सारी आपकी हो जाएगी अप्रत्यक्ष विधि। तो यहां पर बोला प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, देखो शोधन, प्रेक्षेपण, प्रतिगमन, ये तो आपकी अप्रत्यक्ष विधियां, कौन सी है, अप्रत्यक्ष। और बाधा निराकरण ये रहा देखो प्रत्यक्ष विधि है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो अप्रत्यक्ष वाली तो वैसे याद रहे तो अच्छी बात है, वरना प्रत्यक्ष वाली याद रख लो, अप्रत्यक्ष ऑलरेडी याद हो जाएगी अपने आप। क्यों, क्योंकि ये बच गई वो सारी अप्रत्यक्ष है। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है, किस बुद्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। तो ये बुद्धि लब्धि के स्तर है, तो किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक जो है सामान्य बुद्धि कहलाता है। देखो 70 से 79 वाला कहलाता है मंद बुद्धि बालक, क्या कहलाता है, मंद बुद्धि, या फिर हम कह सकते हैं इसको सीमा पर, मतलब मंद बुद्धि की सीमा पर होता है ये। ठीक है, 80 से 89 वाला जो है वो कहलाता है सामान्य से नीचे, क्या कहलाता है, सामान्य से नीचे। ठीक है, 90 से 109 वाला कहलाता है सामान्य वाला, सामान्य बुद्धि। ठीक, और 110 से 119 वाला कहलाता है सामान्य से ऊपर, सामान्य से ऊपर। तो ये जो है आपके सामने है, वो यहां पर बात है सामान्य बुद्धि वाला। तो सामान्य वाला कौन सा है, 90 से 109 वाला, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अभिप्रेरणा की नहीं है, अभिप्रेरणा की कौन सी विशेषता नहीं है। सबसे पहला, अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल लक्ष्य के तरफ उन्मुख होता है, लक्ष्य की तरफ होता है। तो अभिप्रेरणा में जो है व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल। अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता होती है, बिल्कुल निरंतर चलता रहता है अभिप्रेरित, जो भी मोटिवेटेड हो गया आप तो निरंतर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, फिर आपका अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति हमेशा कठोर होती है, बिल्कुल नहीं होती। अपने को अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है वो बताना था। जो अभिप्रेरणा होती है वो आपकी क्या होता है, विपरीत जो व्यवहार होता है वो लचीला और मौलिक होता है। ठीक है, क्या होता है, लचीला होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर अभिप्रेरणा मनुष्य में ऊर्जा परिवर्तन करती है, बिल्कुल। जो मोटिवेशन है वो मनुष्य में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल करता है। तो अभिप्रेरित व्यवहार कठोर नहीं होता, ध्यान रखना, लचीला होता है। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। सबसे पहले तो आपको पता है कैटल का जो संस्कृति मुक्त परीक्षण है वो किसका परीक्षण है, बुद्धि का, किसका एक प्रकार है। देखो ऐसे क्वेश्चन में लगाया जाता है दिमाग। अगर आपने मेरी पहले की क्लासें देखी है तो आपको जो है ये उत्तर अपने आप आ गया, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो भी। कैसे आ गया, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कहीं पर नाम आ जाए ड्रॉइंग, वापस बता देता हूं, भूल भुलैया, भूल भुलैया, ठीक है। इसके अलावा पैटर्न, पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा चित्र, ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं संस्कृति मुक्त, संस्कृति मुक्त, ठीक है। ये जो नाम आ जाए ना आपके, जैसे कोई ब्लॉग डिजाइन, ये ऐसे नाम आ जाए, ठीक है, या पहेली नाम आ जाए, तो ये जो नाम आ जाए ना, तो ये हमेशा होते हैं अशाब्दिक परीक्षण, मतलब अशाब्दिक परीक्षण होते हैं, जिसमें जो है क्या कहते हैं अनपढ़ लोगों पर या कम पढ़े लिखे लोगों पर किए जाते हैं। तो ये नाम जहां पर भी आ जाए ना, वो सारे के सारे अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। ये बात मैं पहले कह चुका आपको। तो बात यहां पर देखो, सांस्कृतिक मुक्त नाम आ रहा है, इसका मतलब ये रहा संस्कृति मुक्त। ये क्या है, अशाब्दिक है, तो शाब्दिक हो ही नहीं सकता, शाब्दिक हो ही नहीं सकता, शाब्दिक हो ही नहीं सकता। उत्तर क्या बच गया आपका, अशाब्दिक परीक्षण का, ठीक है। किसका एक प्रकार है, अशाब्दिक का। तो ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन सेंस से हो जाते हैं, भले ही आपको आते नहीं हो। अभी सेकंड ग्रेड में भी सेम ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन सा निम्न में से अशाब्दिक परीक्षण है। 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से 1 में साफ साफ ड्राइंग नाम लिखा हुआ था, 3 में नहीं लिखा हुआ था, तो वो गलत था।
तो ये आपको चीजें दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। शाब्दिक नाम देखो तीनों में आ रहा है ऑप्शन में, सिर्फ इस ऑप्शन में नहीं आ रहा, तो उत्तर क्या हो गया आपका अशाब्दिक। तो ये नाम जहां भी आ जाए वो सारे के सारे क्या होते हैं, अशाब्दिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है। वैयक्तिक भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान नहीं हो सकते। फिर वैयक्तिक भिन्नता अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकती है, बिल्कुल वैयक्तिक भिन्नता अलग अलग क्षेत्रों से हो सकता है। कोई में बुद्धि में विभिन्नता हो सकती है, कोई में जो समायोजन में जो है भिन्नता हो सकती है, कोई की रुचि में विभिन्नता हो सकती है। हर चीज की जो अलग अलग क्षेत्र हो सकता है व्यक्तिक भिन्नता का, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन, वैयक्तिक भिन्नता विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। वैयक्तिक भिन्नता जो है विकास के विभिन्न आयाम है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, जो है मानसिक विकास, इन सबको प्रभावित करती है, तो बिल्कुल करती है। तो फिर वैयक्तिक भिन्नता केवल अनुवांशिकता के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल नहीं। अनुवांशिकता के साथ साथ वातावरण से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। और मैं आपको शायद बहुत बार बता चुका कि सही नहीं पूछे, मतलब नेगेटिव सेंस में हमेशा अगर कहीं केवल शब्द आ जाए ना, तो वो साइकोलॉजी में 99% नेगेटिव सेंस देगा। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, सृजनशीलता से संबंधित विशेषता है। सृजनशीलता मतलब सृजनात्मकता, और ये क्वेश्चन भी अपन बहुत बार कर चुके हैं कि सृजनात्मकता से संबंधित विशेषता। फोटोग्राफिक याददाश्त बिल्कुल नहीं, अंतर्मुखी होता नहीं है, तीव्र अधिगम होता नहीं है, अपसारी सोच। तो आपको पता है सृजनात्मकता से कौन सी सोच या अपसारी बुद्धि जो है सृजनात्मकता से संबंधित होती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका अपसारी सोच। बुद्धि से होती है जो है अभिसारी, जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि उससे कौन सी संबंधित होती है, अभिसारी सोच, ठीक है। अपसारी सोच मतलब बिखरी हुई सोच, बहुत बड़े रेंज में सोचना। अभिसारी मतलब एक बिंदु पर फोकस करना। तो जो है सृजनात्मकता या सृजनशीलता जो है अपसारी सोच से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। स्टर्नबर्ग के बुद्धि के घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था। बात हो रही है स्टर्नबर्ग की। स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है त्रिचापीय सिद्धांत। कौन सा है, त्रिचापीय सिद्धांत। अब बात है कि कौन कौन से जो इसमें शामिल है, तो इसमें देखो 3 बुद्धि शामिल है। कौन कौन सी बुद्धि, सबसे पहले है घटकीय बुद्धि, ठीक है। दूसरी जो बुद्धि है इसमें वो है आपकी आनुभाविक बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि। और तीसरी जो बुद्धि है इसमें वो है आपकी सांदर्भिक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि। अब आप ये सोचोगे कि यार बोला है कि स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में कौन सा शामिल नहीं है, और बात यहां पर करें तो जो है कोई सी भी बुद्धि दिख नहीं रही। मैंने तीनों बताइए, तीनों ही ऑप्शन में नहीं है ना, तीनों ही नहीं है। मतलब अब क्या है, क्योंकि त्रिचापीय सिद्धांत या स्टर्नबर्ग ने जिसमें घटकीय, आनुभाविक और सांदर्भिक बुद्धि दी, लेकिन ऑप्शन में बोला कि नहीं है, तो चारों ही नहीं है इसके हिसाब से। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा जो है ट्विस्ट कहां पर है, बहुत डीप क्वेश्चन है। देखो जो घटकीय बुद्धि है ना, इसके 2 अन्य नाम है। एक तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक है, एक मिनट, एक तो आपकी विश्लेषणात्मक बुद्धि, ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं आलोचनात्मक बुद्धि, आलोचनात्मक बुद्धि, ठीक है। अब जो आनुभाविक बुद्धि है इसका अन्य नाम है रचनात्मक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं, रचनात्मक या सृजनात्मक बुद्धि, ठीक है। फिर आती है आपकी सांदर्भिक बुद्धि। इसके 3 अन्य नाम है, एक तो व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है। दूसरी जो इसकी है वो है आपकी व्यवसायिक बुद्धि, व्यवसायिक बुद्धि। और एक इसकी जो दूसरा एक और नाम है प्रासंगिक बुद्धि। क्या, प्रासंगिक बुद्धि। अब बताओ आप कौन सा उत्तर होगा। विश्लेषणात्मक बुद्धि ये रही, तो ये तो है शामिल, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं वापस। फिर है रचनात्मक बुद्धि, ये रही रचनात्मक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि ये रही व्यवहारिक बुद्धि। तो कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 वाली नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप था, इस लेवल का आ भी सकता है, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए, लेकिन वो पहले वाले लेवल अच्छा था। ये एक हाई लेवल है। हालांकि 2022 का जो पात्रता हुई थी ना, उसमें जो है बहुत डीप पूछी गई थी साइकोलॉजी। तो ये ऐसे आपको तैयार रहना है, नोट कर लेना अगर आपको लिए जो ये नया है तो। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को संग्रह की करने की प्रवृत्ति के साथ साथ द आयु भी कहा जाता है। 2 नाम है, संग्रह करने की प्रवृत्ति और द आयु। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि द आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो ध्यान रखना, द आयु और संग्रह करने की प्रवृत्ति, ये दोनों के दोनों जो है आपके जो है उत्तर बाल्यावस्था, किसके उत्तर बाल्यावस्था की उपनाम है,
आयु और संग्रह करने की, यानी कि अपन जो है वस्तुओं का संग्रह करने लग जाते हैं, मतलब अपने जो है बैग में या फिर अपने जो कोई जगह फिक्स करके वहां पर जो है छोटी छोटी चीजें संग्रह करने लग जाते हैं। कौन सी अवस्था में? उत्तर वाली अवस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो सत्य पूछा है, वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, तो वृद्धि शारीरिक प्रक्रिया भी होती है। केवल शब्द आ गया मतलब नेगेटिव, अपने को बाकी तो देखना नहीं है, केवल आ गया नेगेटिव, ठीक है। अनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, तो यह भी नेगेटिव है। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, केवल शब्द आ गया मतलब गलत है। विकास आंशिक मात्रात्मक और गुणात्मक प्रक्रिया है, तो बच गया क्या? ऑप्शन 4 उत्तर होगा कि अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। तो सत्य बताना था, तो 3 तो गलत है, तो अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन का मतलब सोचना विचारना करते हैं ना अपन, क्या करते हैं? सोचना विचारना। कोई भी चीज हम सोचते हैं तो क्या किसका प्रयोग नहीं करते? चित्र का, बिल्कुल। चित्र का अपने इमेजें बनती है, बिल्कुल। प्रतीक वचन, बिल्कुल। भाषा, बिल्कुल। अपन कुछ सोचते हैं तो कुछ हिंदी अंग्रेजी अपनी जो स्थानीय भाषा उसमें तो सोचते हैं, ठीक है। तो क्या काम नहीं आता? मांसपेशी क्रियाएं, मतलब आप बैठे बैठे सोच रहे हो तो आपके हाथ पैर थोड़ी ना काम आ रहे हैं, मांसपेशियां थोड़ी ना काम आ रही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कि चिंतन में मांसपेशी क्रियाएं काम नहीं आती। और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। कारण ये है कि देखो अपन ने जो है 22 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है, और अभी और हो जाएगी 2-3 मिनट की। वो 15 क्वेश्चन हुए हैं, तो 150 क्वेश्चन सोचो कितने लंबे चले जाएंगे। इसलिए मैं इनको जो है टुकड़ों में पढ़ाऊंगा, आप भी बोर ना हो, और मेरे को जो टुकड़ों में पढ़ाऊंगा लेकिन पूरा का पूरा पेपर करवा दूंगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, अगले 15 क्वेश्चन आज शाम को आपको मिल जाएंगे साइकोलॉजी के। फिर जो फाइनल टेस्ट में सब्जेक्ट आए हैं वो मिल जाएंगे आपको, हिंदी भी मिल जाएगी, ठीक है। बाल विकास से तात्पर्य और परिवर्तनों से, सॉरी, बाल विकास से तात्पर्य और परिवर्तनों से है जो मनुष्य, यहां पर और नहीं है, बाल विकास से तात्पर्य उन परिवर्तनों से, यहां पर है, उन परिवर्तनों से हैं जो मनुष्य के जन्म से किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। मतलब जो बाल विकास है उसका तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो जन्म से लेकर किशोरावस्था के बीच में, मतलब बाल विकास आपका जो है जन्म से शुरू होता है और किशोरावस्था तक चलता है। बाद में जो विकास तो चलता है, लेकिन बात हो रही है बाल विकास की, फिर बालक नहीं रहता आदमी, ठीक है। जन्म से किशोरावस्था के अंत जो है मध्य जो है कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जिनको बाल विकास कहेंगे आप? देखो ज्यादातर जो है आप ऑप्शन अच्छे हैं, लेकिन उत्तर इसका होगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक। यानी कि जैविक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन और भावात्मक परिवर्तन, इन सब का मिला जुला रूप जो है बाल विकास होता है। कहां से? जन्म से किशोरावस्था तक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये अपने 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे जो लेवल 1 लेवल 2 दोनों में सेम आई थी। अगले 15 क्वेश्चन आज वापस आपको क्लास मिल जाएगी, फिर हिंदी की क्लास, और फिर जो है सब्जेक्ट देखेंगे फाइनल टेस्ट जो है अपना, जो 01 कल हुआ है कलाम का ऑफलाइन। इसके अलावा धन्यवाद, बन रहे हैं।